नमस्कार दोस्तों, एग्जाम न्यूक्लियस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 17 अप्रैल 2026 के जितने भी 100% वेरीफाइड क्वेश्चन हैं उसका। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 संसद के विशेष सत्र में पेश किया गया। इस विधेयक में अनुच्छेद 81 में संशोधन कर लोकसभा की अधिकतम सीटें किस प्रस्तावित संख्या तक बढ़ाई जा रही है। आपको बताना है कि किस संख्या तक बढ़ाई जा रही है। तो ये इसका ऑप्शन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 543 से 850 तक बढ़ाया जा रहा है। 815 राज्यों के लिए और 35 यूटी के लिए होगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 के तहत अनुच्छेद 81 में संशोधन कर लोकसभा की अधिकतम सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। इसमें राज्यों के लिए 815 सीटें और यूटी के लिए 35 सीटें प्रस्तावित है। यह 1976 के 42वें संशोधन के बाद लोकसभा की संरचना में सबसे बड़ा बदलाव होगा। इसका उद्देश्य 2029 चुनावों में 33% महिला आरक्षण, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करना है। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया है। तो ये इसका डिटेल था। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के साथ और कौन से दो महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। आपको बताना है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के साथ और दो महत्वपूर्ण विधेयक कौन कौन से थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिलिमिटेशन बिल 2026 और यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। तो 16 अप्रैल 2026 को विशेष संसद सत्र में 3 विधेयक एक साथ पेश किए गए। प्रथम है कॉन्स्टिट्यूशन 131 अमेंडमेंट बिल, विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा। दूसरा विधेयक है डिलिमिटेशन बिल 2026 परिसीमन प्रक्रिया के लिए। और तीसरा है यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। इन तीनों विधेयकों पर मतदान 17 अप्रैल को होना था। विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है ने डिलिमिटेशन बिल का विरोध किया है। तो ये इसका डिटेल है। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो आरबीआई ने 10 अप्रैल 2026 को डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी रोकने के लिए एक चर्चा पत्र जारी किया है। इसमें 10,000 से अधिक के यूपीआई P2P ट्रांसफर पर कितने समय की देरी का प्रस्ताव है और 2025 में डिजिटल धोखाधड़ी कितनी हुई थी। तो 10,000 रुपया से अधिक का भुगतान में 1 घंटा की देरी के बाद वो सेटल होगा। और इसमें 2025 में 22,930 करोड़ रुपए की जो कि बहुत बड़ी राशि है का धोखाधड़ी किया गया। ये इसका सही आंसर था। तो इसका डिटेल देखते हैं। तो आरबीआई ने 10 अप्रैल 2026 को एक्सप्लोरिंग सेफगार्ड्स इन डिजिटल पेमेंट टू कर्ब फ्रॉड शीर्षक चर्चा पत्र जारी किया। इसमें 10,000 से अधिक के यूपीआई आईएमपीएस P2P ट्रांसफर पर 1 घंटे की देरी का प्रस्ताव है, जिससे आरबीआई ने गोल्डन हॉर कहा है। 2025 में डिजिटल धोखाधड़ी से 22,930 करोड़ रुपया की राशि का हेरफेर किया गया। 10,000 से अधिक के लेन देन में 98.5% धोखाधड़ी मूल्य के लिए जिम्मेदार है। मर्चेंट पेमेंट छूट के दायरे में है। और फीडबैक डेडलाइन 8 मई 2026 से 8 मई 2026 तक इसका फीडबैक लिया जाएगा। फिर इस पे अमेंडमेंट में अगर करने की आवश्यकता हुई तो अमेंड करके फिर इसको पास कर दिया जाएगा। तो चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। आईएनएस तारागिरी को 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। यह किस प्रोजेक्ट का चौथा पोत है और इससे किसने बनाया है। आपको बताना है कि ये कौन सा ये प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसे किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट 17A
नीलगिरी क्लास की ये है ये प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल द्वारा इसे बनाया गया है और ये इसका डिटेल है। तो आईएनएस तारागिरी F-41 को 3 अप्रैल 2026 को विशाखापट्टनम के नौसेना डकयार्ड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में कमीशन किया गया। यह प्रोजेक्ट 17A जो कि नीलगिरी क्लास की है का चौथा स्टील्थ फ्रीगेट है। इसे एमडीएल मुंबई ने बनाया है। वारशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। 75% से अधिक स्वदेशी सामान ब्रह्मोस मिसाइल मार्सम एमएफ स्टार रडार से सुसज्जित है। यह आईएनएस तारागिरी ईस्टर्न फ्लीट में शामिल हुआ है। तो इसका डिटेल था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। भारत ने 9 अप्रैल 2026 को संयुक्त राष्ट्र के ईसीओएसओसी की 4 प्रमुख सहायक संस्थाओं में निर्विरोध चुनाव जीते हैं। किस भारतीय राजनयिक को सीएससीआर में पुनः चुना गया है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो प्रीति सरन जो राजनयिक है, इनको चुना गया है और 2027 से 30 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इसका डिटेल देखते हैं। तो 9 अप्रैल 2026 को भारत के यूएन ईसीओएसओसी की 4 प्रमुख सहायक संस्थाओं में निर्विरोध चुनाव जीते हैं। इसका ये संस्थाएं ये है CESCR, CSTD, कमिटी ऑन एनजीओ, CPCI। वरिष्ठ राजनयिक प्रीति सरन को CESCR में 2027 से 30 के लिए पुनः चुना गया है। वे CESCR की पहली भारतीय अध्यक्ष भी रही हैं। ईसीओएसओसी यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इससे ग्लोबल साउथ में भारत की नेतृत्व क्षमता सुदृढ़ होगी। तो ये इसका डिटेल था। छठे क्वेश्चन को देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1 मई 2026 से टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों के लिए कौन सा नया अनिवार्य नियम लागू करने की घोषणा की है? तो आपको बता दें कि ऑप्शन बी है इसका सही आंसर, मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा। तो इसका डिटेल ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 1 मई 2026 से राज्य के सभी टैक्सी और ऑटो रिक्शा चालकों को मराठी भाषा का बुनियादी ज्ञान, बोलना पढ़ना लिखना अनिवार्य होगा। यह नियम मुंबई, पुणे, नागपुर सहित पूरे महाराष्ट्र में लागू होगा। परिवहन विभाग लाइसेंस नवीनीकरण के दौरान अनुपालना की जांच करेगा। नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबन या रद्द हो सकता है। तो ये अभी महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। डेडलाइन है 1 मई 2026। तो 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 भारत में आयोजित हुई। यह भारत में कितने वर्षों के बाद हुई और स्थान कहाँ है? तो आपको बताना है कि ये कितना साल के बाद भारत में आयोजित हुआ और इस कौन से जगह पे इसका आयोजन किया गया। तो ये 44 वर्षों के बाद हुआ है और अहमदाबाद में इसका आयोजन स्थल था। तो इसका डिटेल देखते हैं। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 गुजरात के अहमदाबाद में 1 से 10 अप्रैल 2026 को आयोजित हुई। यह 44 वर्षों में दूसरी बार भारत में हुई। पहली बार 1982 में नई दिल्ली में एशियन गेम्स के साथ आयोजित हुई थी। यह IWF के नए वेट कैटेगरीज के तहत पहली कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप थी। इसमें चीन, उत्तर कोरिया, उज्बेकिस्तान, ईरान जैसी मजबूत टीमें शामिल हुई। मीराबाई चानू ने नए वेट कैटेगरी में एडजस्टमेंट के लिए इस बार भाग नहीं लिया है। तो ये इसका डिटेल था। 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। भारत और मिस्र के बीच एक्सरसाइज साइक्लोन 4 का चौथा संस्करण कहाँ और किस तिथि को आयोजित था? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अंसास मिस्र में 9 से 17 अप्रैल तक ये आयोजित किया जा रहा है। तो इसका डिटेल देखते हैं और डिटेल ये है कि भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास एक्सरसाइज साइक्लोन 4
का चौथा संस्करण मिस्र के अंशास में 9 से 17 अप्रैल 2026 को आयोजित हुआ। भारतीय दल में 25 विशेष बल सैनिक शामिल थे। अभ्यास का फोकस काउंटर टेररिज्म, ज्वाइंट मिशन प्लानिंग और एडवांस्ड स्पेशल ऑपरेशंस, रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी परिस्थितियों में ट्रेनिंग था। यह भारत मिस्र के बढ़ते रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। तो ये इसका डिटेल था। 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। एनएचआई ने आरोग्य वन पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है और पहले चरण में कितने पेड़ लगाए जाएंगे? तो आपको बताना इसका सही आंसर। और इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधीय पेड़ लगाना है। आरोग्य वन मिशन का उद्देश्य और 67,000 से अधिक पौधे और 36 प्रजातियों के पौधे लगाए जाने का ये पहल है। तो इसका डिटेल देखते हैं। एनएचआई ने आरोग्य वन पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे औषधीय पेड़ लगाकर जैव विविधता को बढ़ावा देना है। पहले चरण में टोल प्लाजाज और इंटरचेंजेस पर 62.8 हेक्टेयर में 67,000 से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें नीम, आंवला, जामुन जैसी 36 औषधीय प्रजातियां शामिल है। यह आयुर्वेद जागरूकता को भी बढ़ाएगा, वन जीवों को सहारा देगा और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान करेगा। तो ये इसका डिटेल था। 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। कर साथी एआई प्लेटफॉर्म किस विभाग ने लॉन्च किया है और इसकी विशेषता क्या है? तो आपको बताना है कि कर साथी एआई प्लेटफॉर्म किस विभाग ने लॉन्च किया है। तो ये आयकर विभाग ने लॉन्च किया है और एआई इनेबल टैक्स पेयर असिस्टेंट प्लेटफॉर्म है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि प्रत्येक विभाग में एआई का जो बोलबाला है, इसका डिटेल देखते हैं। तो डिटेल ये है कि कर साथी एक एआई इनेबल्ड करदाता सहायता मंच है, जिसे भारत के आयकर विभाग ने लॉन्च किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी और विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दिशा कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया। यह करदाताओं को आईटीआर फाइलिंग, टैक्स क्वेरीज और कंप्लायंस में एआई बेस्ड सहायता प्रदान करता है। इसे भाषनी की श्रुतलेख प्रणाली के साथ बहुभाषीय अनुवाद सुविधा के साथ लॉन्च किया गया है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये भाषनी प्लेटफॉर्म के बारे में, तो आप उसे जरूर देखिए। 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान 131वां संशोधन विधेयक में अनुच्छेद 22 में क्या संशोधन प्रस्तावित है जो परिसीमन प्रक्रिया को बदलता है? तो आपको बताना इसका सही आंसर। और इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जनगणना के बाद परिसीमन की बाध्यता हटाई जाएगी। पार्लियामेंट तय करेगा कौन सी जनगणना का डाटा इसमें यूज करना है। तो इसका डिटेल ये है कि विधेयक के तहत अनुच्छेद 82 में संशोधन कर अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस द एलोकेशन ऑफ सीट्स की जगह द एलोकेशन ऑफ सीट्स किया जाएगा। अनुच्छेद 81(3) में पॉपुलेशन की परिभाषा में संसद को यह तय करने का अधिकार होगा कि किस जनगणना के आंकड़ों का उपयोग हो। इससे 2027 की जनगणना की प्रतीक्षा किए बिना 2011 जनगणना के आधार पर परिसीमन करना संभव होगा। तो विपक्ष इसे साउथर्न स्टेट के लिए अनुचित बता रहा है। अब देखना है ये अमेंडमेंट पास हो पाता है या नहीं। तो ये था आज का वीडियो जो 100% वेरीफाई क्वेश्चनों के साथ था। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और दूसरे साथियों को शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। जय हिंद, जय भारत।